चैप्टर 12 स्थैतिक विद्युत तथा तड़ित की ऐतिहासिक यात्रा। प्राचीन यूनान से बेंजामिन फ्रैंकलिन तक 1.0 प्रस्तावना। रहस्य से वैज्ञानिक समझ तक मानव इतिहास में प्रकृति की शक्तिशाली घटनाओं जैसे कि तड़ित बिजली को समझने की यात्रा अंधविश्वासी भय से वैज्ञानिक जिज्ञासा तक का एक लंबा सफर रहा है। ये बौद्धिक विकास केवल अकादमिक रुचि का विषय नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे मानवता ने धीरे धीरे अपने परिवेश को नियंत्रित करना और उसके रहस्यों को उजागर करना सीखा। ये यात्रा इस बात का प्रमाण है कि कैसे वैज्ञानिक प्रगति के लिए दो पूरी तरह से अलग श्रेणियों की घटनाओं, एक दिव्य और भयानक, दूसरी सांसारिक और तुच्छ, के बीच एक गहरे संबंध की कल्पना करने की आवश्यकता थी। ये दस्तावेज उस ऐतिहासिक यात्रा का पता लगाता है, जो स्थैतिक आकर्षण के शुरुआती अवलोकनों से शुरू होकर उस युगांतकारी संश्लेषण तक पहुंचती है जिसने तड़ित की वास्तविक विद्युत प्रकृति को उजागर किया। प्राचीन काल में लोग छोटी चिनगारियों या विशाल तड़ित के पीछे के कारण को नहीं समझते थे। इस अज्ञानता के कारण वे तड़ित से भयभीत रहते थे और इसे भगवान के क्रोध का प्रकटीकरण मानते थे। ये दृष्टिकोण प्रकृति पर मनुष्य की समझ की कमी और अलौकिक शक्तियों के प्रति उसके भय को दर्शाता है। ये दस्तावेज इस पौराणिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक समझ की ओर बढ़ने के महत्वपूर्ण चरणों का विश्लेषण करेगा, जो शुद्ध पौराणिक कथाओं से दूर पहले प्रलेखित वैज्ञानिक अवलोकनों के साथ शुरू होता है। 2.0 प्रारंभिक अवलोकन। प्राचीन यूनान और एम्बर प्रभाव। वैज्ञानिक समझ की दिशा में पहला कदम, भले ही छोटा था, प्राचीन यूनानियों द्वारा उठाया गया था। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि तड़ित जैसी भव्य घटनाओं को पूरी तरह से पौराणिक दृष्टि से देखा जाता था, स्थैतिक आकर्षण के बारे में एक अलग और प्रतीत होने वाला मामूली अवलोकन बिजली के विज्ञान का पहला अनुभवजन्य सुराग प्रदान करता है। विशेष रूप से प्राचीन यूनानियों को 600 ईसा पूर्व से भी पहले ये ज्ञात था कि जब एम्बर, एक प्रकार की राल, को फर से रगड़ा जाता है तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यह अवलोकन, जिसे बाद में एम्बर प्रभाव के रूप में जाना गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एम्बर के लिए यूनानी शब्द है, विद्युत घटनाओं का पहला प्रलेखित वैज्ञानिक रिकॉर्ड है। इस खोज का असली महत्व इसके तात्कालिक अनुप्रयोग में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि यह एक प्राकृतिक घटना का पहला व्यवस्थित अवलोकन था, जिसे बाद में हम विद्युत के रूप में जानेंगे। हालांकि उस समय यूनानी इसके गहरे निहितार्थों को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे रहस्य की नींव रखी जिसे सुलझाने में सदियां लग गईं। ये प्रारंभिक अवलोकन उस लंबी और धीमी यात्रा का पहला मील का पत्थर था, जो अंततः इस छोटे से आकर्षण को तड़ित के शक्तिशाली प्रदर्शन से जोड़ेगा। 3.02 सहस्राब्दियों का अंतराल। पृथक घटनाएं प्राचीन यूनानियों के एम्बर के अवलोकन और तड़ित के साथ उसके संबंध को समझने के बीच एक विशाल ऐतिहासिक अंतराल है। इस सरल स्थैतिक चिंगारी को आकाश में कौंधने वाली बिजली से जोड़ने में 2000 वर्ष लगे, जो वैज्ञानिक खोज के गैर रेखीय और अक्सर धीमे मार्ग को दर्शाता है। इस लंबी अवधि के दौरान ज्ञान के टुकड़े अलग थलग रहे और कोई भी उन्हें एक एकीकृत सिद्धांत में नहीं पिरो सका। इस अंतराल के दौरान लोगों ने अपने दैनिक जीवन में स्थैतिक बिजली का अनुभव करना जारी रखा, ठीक उसी तरह जैसे यूनानियों ने किया था। उदाहरण के लिए, ऊनी या पॉलिएस्टर के कपड़े उतारते समय बालों का खड़ा हो जाना एक आम अनुभव था। अंधेरे में इस क्रिया के साथ कभी कभी एक चट चट ध्वनि के साथ चिनगारी भी दिखाई देती थी। ये केवल ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक बाधा थी। एक घटना, तड़ित,
शक्ति और देवत्व के दायरे से संबंधित थी, जबकि दूसरी, स्थैतिक चिंगारी, एक हानिरहित भौतिक जिज्ञासा मात्र थी। इन दो दुनियाओं को जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी सोच की आवश्यकता थी। ज्ञान के इन दो क्षेत्रों, छोटे हानिरहित स्थैतिक झटके और विनाशकारी तड़ित, के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हस्ती के निर्णायक क्षण की आवश्यकता होगी। 4.0 बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा महान एकीकरण 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन का कार्य इस ऐतिहासिक कथा को उसके चरमोत्कर्ष पर ले आया। फ्रैंकलिन का योगदान केवल एक खोज नहीं थी, यह एक वैचारिक क्रांति थी। उनका कार्य उस महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जहां 2 सहस्राब्दियों के अलग अलग अवलोकनों को अंततः एक एकल, सुसंगत वैज्ञानिक सिद्धांत में संश्लेषित किया गया, जिसने हमेशा के लिए तड़ित के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक युगांतकारी खोज की। उन्होंने निर्णायक रूप से यह प्रदर्शित किया कि तड़ित और कपड़ों से उत्पन्न होने वाली छोटी चिनगारियां वास्तव में एक ही परिघटना थीं। उनकी गहन अंतर्दृष्टि यह थी कि तड़ित केवल एक विशाल स्तर की विद्युत चिनगारी है। ये सफलता केवल एक विचार प्रयोग नहीं थी, बल्कि यह साहसिक अनुभवजन्य जांच पर आधारित थी, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण उनका पतंग प्रयोग है, जिसने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की ओर बदलाव का प्रदर्शन किया। फ्रैंकलिन की खोज का प्रभाव गहरा था। इसने तड़ित को अलौकिक और रहस्यमयी घटना के दायरे से हटाकर एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये समझा गया कि तड़ित बादलों में आवेश के एकत्रित होने से उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह जैसे कपड़ों में रगड़ से एक छोटी चिंगारी पैदा होती है। इस एकीकरण ने तड़ित के अध्ययन को धर्मशास्त्र और पौराणिक कथाओं के क्षेत्र से निकालकर भौतिकी के दायरे में स्थापित कर दिया, जो वैज्ञानिक क्रांति की पहचान थी। इस खोज ने न केवल एक प्राचीन रहस्य को सुलझ आया, बल्कि इसने प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक के वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग भी प्रशस्त किया। 5.0 निष्कर्ष। एक वैज्ञानिक यात्रा का संश्लेषण स्थैतिक विद्युत और तड़ित की समझ की ऐतिहासिक प्रगति, भय और पौराणिक कथाओं से शुरू होकर वैज्ञानिक स्पष्टता पर समाप्त होने वाली मानव जिज्ञासा की एक असाधारण कहानी है। ये यात्रा प्राचीन काल में तड़ित के प्रति भय से शुरू हुई, जिसे दैवीय क्रोध माना जाता था। इसके बाद प्राचीन यूनानियों द्वारा स्थैतिक आकर्षण का पहला पृथक अवलोकन किया गया। फिर 2 सहस्राब्दियों का एक लंबा बौद्धिक अंतराल आया, जिसके दौरान छोटे पैमाने की चिनगारियों और वायुमंडलीय तड़ित के बीच कोई संबंध नहीं बनाया गया। अंत में 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के क्रांतिकारी एकीकरण के साथ यह यात्रा अपने शिखर पर पहुंची, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि दोनों एक ही घटना हैं। यह विशिष्ट इतिहास वैज्ञानिक प्रगति की व्यापक प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। जैसा कि कहा गया है, वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम हैं। समझ रातों रात नहीं आती, बल्कि यह पीढ़ियों के अवलोकन, परिश्रम और अंतर्दृष्टि का एक संचयी परिणाम है, जो अक्सर लंबी अवधि के ठहराव से बाधित होता है। इस यात्रा ने न केवल प्रकृति के साथ मानवता के रिश्ते को बदला, बल्कि भयभीत शिकार की भूमिका से उसे एक ऐसे अन्वेषक के रूप में स्थापित किया जो प्राकृतिक शक्तियों को समझने और अंततः उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम था। प्राकृतिक परिघटनाएं। तड़ित और भूकंप पर एक व्यापक ब्रीफिंग। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज 2 प्रमुख विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाओं, तड़ित, बिजली
और भूकंप की वैज्ञानिक समझ, उनके प्रभावों और उनसे बचाव के उपायों का एक विस्तृत संश्लेषण प्रस्तुत करता है। तड़ित को एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी के रूप में समझाया गया है, जो बादलों में आवेश के एकत्र होने से उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक रूप से इसे ईश्वर का क्रोध माना जाता था, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि यह एक प्राकृतिक विद्युत घटना है। दस्तावेज में रगड़ द्वारा आवेशन, दो प्रकार के आवेशों, धनावेश और ऋणावेश, के अस्तित्व और उनके व्यवहार, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण, पर चर्चा की गई है। तड़ित की निर्माण प्रक्रिया, जिसमें बादलों के भीतर आवेशों का पृथक्करण और विद्युत विसर्जन शामिल है, का भी वर्णन है। सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें गरज के दौरान सुरक्षित स्थानों, भवन, कार में शरण लेना और असुरक्षित स्थानों, खुले मैदान, ऊंचे पेड़ से बचना शामिल है। तड़ित चालक जैसी तकनीकें इमारतों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। भूकंप को पृथ्वी की भूपरपटी के भीतर गहरे विक्षोभ के कारण होने वाले कंपन या झटके के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति, टकराव और एक दूसरे से रगड़ना है। जिन क्षेत्रों में प्लेटों की सीमाएं होती हैं, उन्हें भूकंपी या भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है और वहां भूकंप का खतरा अधिक होता है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्रों में कश्मीर, हिमालय, उत्तर पूर्व, कच्छ का रण और गंगा के मैदान शामिल हैं। भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है और 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। चूंकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, इसलिए बचाव के उपाय महत्वपूर्ण हैं। इनमें भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण और भूकंप के दौरान तत्काल सुरक्षा प्रक्रियाएं, जैसे किसी मेज के नीचे छिपना या खुले स्थान पर चले जाना, शामिल हैं। संक्षेप में, ये ब्रीफिंग इन परिघटनाओं के पीछे के विज्ञान को स्पष्ट करती है और जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए ज्ञान आधारित सावधानियों और तैयारियों के महत्व को रेखांकित करती है। 1.0 तड़ित। एक विद्युत परिघटना तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है जो बादलों में विद्युत आवेश के संचयन और विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में ज्ञान के अभाव में लोग इसे दैवीय प्रकोप मानकर भयभीत होते थे, परंतु अब वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। 1.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक खोज। प्राचीन ज्ञान, लगभग 600 BC में प्राचीन यूनानियों को ये ज्ञात था कि एम्बर, एक प्रकार की राल, को फर से रगड़ने पर वह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये स्थैतिक विद्युत का सबसे पुराना दर्ज अवलोकन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का योगदान। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रदर्शित किया कि तड़ित और कपड़ों से उत्पन्न होने वाली चिंगारी दोनों एक ही परिघटना हैं। इस तथ्य को साकार होने में लगभग 2000 वर्ष लगे। आधुनिक समझ, अब ये स्थापित हो चुका है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। इसलिए इससे डरने के बजाय घातक परिणामों से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। 1.2 आवेशन की प्रक्रिया। रगड़ द्वारा विद्युत आवेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे विद्युत आवेश अर्जित कर सकती हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण, प्लास्टिक के पैमाने को सूखे बालों से रगड़ने पर वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह भी आवेशित हो जाती है। ऊनी या पॉलिएस्टर के वस्त्र उतारते समय बालों का खड़ा होना और अंधेरे में चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी दिखना भी आवेशन का परिणाम है।
प्रयोगों के लिए वस्तुएं एवं पदार्थ। रगड़ी गई वस्तु पदार्थ जिससे रगड़ा जाए कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, नहीं करती। आवेशित, अनावेशित। रिफिल पॉलीथीन। ऊनी वस्त्र का रति है। आवेशित, गुब्बारा पॉलीथीन। ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल करती है। आवेशित, रबर ऊन करती है। आवेशित, स्टील का चम्मच पॉलीथीन। ऊनी वस्त्र नहीं करती। अनावेशित, 1.3 आवेशों के प्रकार और उनकी अन्योन्य क्रिया। प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार 1. धनावेश, जोड़, मान्यता के अनुसार। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। 2. ऋणावेश, अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलीथीन से रगड़ी गई प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होता है। अन्योन्य क्रिया के नियम। सजातीय आवेश, समान प्रकार के, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उदा. एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। विजातीय आवेश, विपरीत प्रकार के, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदा. एक आवेशित गुब्बारा एक आवेशित रिफिल को आकर्षित करता है, क्योंकि उन पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, अर्थात वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं, तो विद्युत धारा बनती है। 1.4 आवेश का स्थानांतरण और भूसंपर्कन आवेश को एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में धात्विक चालक के माध्यम से भेजा जा सकता है। विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। जब कोई आवेशित वस्तु विद्युतदर्शी के धातु चालक, जैसे पेपरक्लिप, को छूती है, तो समान आवेश उसकी एल्यूमीनियम की पन्नी की पत्तियों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। भूसंपर्कन, अर्थिंग। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। जब हम विद्युतदर्शी की पेपरक्लिप को हाथ से छूते हैं, तो पत्तियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और पत्तियां वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं। भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था विद्युत आघात से सुरक्षा के लिए की जाती है। 1.5 तड़ित की निर्माण प्रक्रिया गरज वाले तूफानों के दौरान बादलों में आवेशों का पृथक्करण होता है। 1. आवेश संचयन, वायु की प्रबल धाराओं के कारण बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश और निचले किनारे पर ऋणावेश जमा हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। 2. विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब संचित आवेश का परिमाण बहुत अधिक हो जाता है, तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं, जिससे प्रकाश की चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को हम तड़ित के रूप में देखते हैं। ये प्रक्रिया 2 या अधिक बादलों के बीच, या बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकती है। 1.6 तड़ित से सुरक्षा के उपाय। तड़ित और गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित स्थान, कोई मकान अथवा भवन, कार अथवा बस, जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हों। क्या करें और क्या न करें। स्थान सुरक्षा उपाय। बाहर खुले में असुरक्षित। खुले वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खुली कार, ऊंचे वृक्ष, पार्क, खुले मैदान। क्या करें। यदि किसी खुले क्षेत्र में हैं और कोई शरण स्थल नहीं है, तो सभी वृक्षों से दूर रहें, जमीन पर सिमटकर नीचे बैठें। हाथों को घुटनों पर और सिर को हाथों के बीच रखें।
ये स्थिति आपको आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बना देगी। छाता लेकर चलना असुरक्षित है। घर के भीतर क्या न करें, टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों को न छुएं। स्नान करने से बचें। कंप्यूटर, टीवी जैसे उपकरणों के प्लग सॉकेट से निकाल दें। क्या करें? बिना डोरी वाले फ़ोन, मोबाइल का उपयोग सुरक्षित है। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। यह एक सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये धातु की एक छड़ होती है जिसे भवन के निर्माण के समय दीवारों में ऊंचाई से अधिक लंबाई में स्थापित किया जाता है। इसका एक सिरा वायु में खुला रहता है और दूसरा जमीन में गहराई तक दबा होता है, जो विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करता है। 2.0 भूकंप। पृथ्वी का कंपन। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका है जो पृथ्वी की भूपरपटी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यह एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई है, और यह बड़े पैमाने पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। 2.1 भूकंप की प्रकृति और प्रभाव। परिभाषा। भूकंप बहुत कम समय तक रहने वाला पृथ्वी का कंपन है। ये हर समय, सब जगह आते रहते हैं, लेकिन विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। विनाशकारी प्रभाव। भवनों, पुलों और बांधों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकती है। ऐतिहासिक उदाहरण। भारत। 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में। सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। 2.2 भूकंप के कारण। भूकंप का मुख्य कारण पृथ्वी की संरचना और उसकी सबसे ऊपरी परत की गति है। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी, क्रस्ट, कहते हैं। ये परत एक खंड में नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेटों की गति। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, तो भूपरपटी। में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अन्य कारण। ज्वालामुखी का फटना। उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना या किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। 2.3 भूकंपी क्षेत्र और तीव्रता का मापन। भूकंपी भ्रंश क्षेत्र, साइज्मिक फॉल्ट जोन्स, प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। भारत के प्रमुख भूकंप आशंकित क्षेत्र। कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व क्षेत्र, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। रिक्टर पैमाना। रिक्टर स्केल। ये भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने का पैमाना है। 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भुज और कश्मीर के भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। ये पैमाना रैखिक, लिनियर नहीं है। परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। अर्थात 6 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। 2.4 भूकंप से बचाव के उपाय। चूंकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती,
इसलिए हर समय बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। भवन निर्माण संबंधी सावधानियां। डिजाइन। भूकंपीय क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। परामर्श। योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श लेना चाहिए। निर्माण सामग्री। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है ताकि ढांचा गिरने पर अत्यधिक क्षति न हो। अग्निशमन। सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए क्योंकि भूकंप से आग लग सकती है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में तत्काल उपाय। 1. यदि आप घर में हैं, किसी मेज के नीचे आश्रय लें और झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। 2. यदि आप घर से बाहर हैं, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप कार या बस में हैं, तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें।